हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड बायोलॉजी के सुपरस्टार्स, स्वागत है आपका नीट बायोस्पार्क में। आज हम सीखने जा रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अगर हमारा टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो गया आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। और ये जो टॉपिक है वो हमारे नीट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? हमारी 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में जाके हमें ये टॉपिक मिला है। यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को किस लिए यूज किया जा रहा है? तो ये हो गई हमारी जीन की साइलेंसिंग। साइलेंट करना है तो सबसे पहले हम देखें कि भाई जीन कहते किसको है, और जीन अगर होगा तो वो डीएनए का कौन सा टुकड़ा है। डीएनए का वो टुकड़ा जो आरएनए बनाएगा उसको हम जीन कहते हैं। तो डीएनए से जब आरएनए के बनने के प्रोसेस को आप समझोगे तो उसको आप क्या कहते हो? ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। और जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो डीएनए की एक यूनिट होती है जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट कहते हो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? और जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती है उसमें प्रमोटर होता है, उसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसमें टर्मिनेटर होता है। जो प्रमोटर होता है वहाँ पे 5 प्राइम एज वेल एज 3 प्राइम, और जो प्रमोटर होता है वहाँ पे भी 5 प्राइम और 3 प्राइम कुछ इस तरह से होंगे कि एंटी पैरेलल। जैसे आप डीएनए को ड्रॉ करते हो कि डीएनए की जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है। ये हो गया प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन, और ये हो गया टर्मिनेटर। प्रमोटर की जो पोलैरिटी होती है वो कैसे पता चलेगी कि वो प्रमोटर है, और कैसे पता चलेगा कि कोडिंग स्ट्रैंड क्या है और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो नियरेस्ट प्रमोटर का नियरेस्ट 5 प्राइम होता है उस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। उस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। प्रमोटर का जो नियरेस्ट 3rd प्राइम रीजन ऑफ द डीएनए होता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। हेलो दोस्तों, ये है नीट बायोस्पार्क चैनल जहाँ पर बिल्कुल भी बकवास नहीं, आपके टॉपिक को प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा जो नीट के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज तक आपको ये समझ में ही नहीं आया है कि जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और किस तरह से जीन की साइलेंसिंग होती है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी टबैको प्लांट को बचाने के लिए हम क्यों यूज करते हैं, टबैको प्लांट को ग्रो करा के क्या फायदा है, दुनिया को वो कौन सा बेनिफिट दे रहा है? सबको लॉस देता है, तो फिर भी हम उसको बचाने के लिए इतना बड़ा टेक्नोलॉजी क्यों लगा दे रहे हैं? क्या आरएनए की इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हमारे भी बॉडी में काम कर रही है? अभी के अभी जो आप बैठ के मेरा ये लेक्चर देख रहे हो और मैं आपको अपने लेक्चर्स बता रहा हूँ, क्या अभी के अभी ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। आपके बॉडी की हर एक सेल में ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। बस आपको बताना है कि आरएनए की इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में आपने क्या सीखा। तो डॉक्टर्स, आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाद जाके हम अपने डिस्कशन पे आते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पहले जीन क्लियर हो, जीन का एक्सप्रेशन क्लियर हो, तब जाके उसका रेगुलेशन क्लियर होगा। जब तक रेगुलेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाओगे। तो ये हो गया हमारा डीएनए, और डीएनए से ये बन गया हमारा एमआरएनए। एमआरएनए के बनने के बाद यहाँ पे बन गया प्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर मैंने बोला कि यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, और डीएनए अपनी ही सिंथेसिस को गाइड करता है, तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। यहाँ पर डीएनए का कौन सा ऑटो कैटेलाइटिक फंक्शन है? डीएनए का कौन सा ऑटो कैटेलाइटिक फंक्शन है? और यहाँ पर डीएनए का कौन सा हेट्रोकैटेलाइटिक फंक्शन है? अगर यही आपको क्लियर नहीं है तो इस वीडियो का एंड तक बने रहो। आरएनए की इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी भी समझ में आएगी, और ये बेसिक फंडामेंटल जहाँ पे जाके बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो भी समझ में आ जाएगी। तो डीएनए की ऑटोकैटेलाइटिक फंक्शन एज वेल एज हेट्रोकैटेलाइटिक फंक्शन, इसको आप देखोगे तो अब मैंने बोल दिया कि डीएनए का जो ऑटोकैटेलाइटिक फंक्शन है वो क्या है। क्या आरएनए का भी हेट्रोकैटेलाइटिक फंक्शन होता है? और अगर आरएनए का हेट्रोकैटेलाइटिक फंक्शन होता है तो वो क्या होता है? अगर आरएनए में भी हेट्रोकैटेलाइटिक फंक्शन है तो वो क्या है? इसको बताने के लिए आप
अपने वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आके आंसर करो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं हमारा जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है इस बात से कैसे रिलेटेड है। ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन और ये हो गया टर्मिनेटर। अब आपको यही नहीं पता अगर कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। क्या आपको पता है कि स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है? और अगर होता है तो फिर स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक क्यों नहीं होता? और अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है तो यहाँ पर सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है? और अगर सिस्ट्रॉन का मतलब आपको पता है तो यहाँ पर एक्सॉन का मतलब क्या है? और अगर एक्सॉन का मतलब पता है तो आपको इंट्रॉन का मतलब क्या है ये पता है। और अगर आपको एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों का मतलब पता है तो फिर आपको यहाँ पर पता होगा कि हम कोडॉन किसको कहते हैं। और अगर आपको कोडॉन का मतलब पता होगा तो आप मुझे बताओगे कि हम स्प्लिट जीन किसको कहते हैं। और अगर आपको स्प्लिट जीन का मतलब पता होगा तो एनसीईआरटी क्यों लिखती है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स in the human genome is the reminiscent of antiquity, and removal of these introns with the help of RNA splicing is called as dominancy of RNA world। क्यों हमें एनसीईआरटी कहती है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में, अगर मैं इंट्रॉन्स की बात करता हूँ इन ह्यूमन जीनोम, अगर ह्यूमन जीनोम में मैं इंट्रॉन्स की बात करता हूँ तो इसको क्यों बोला जाता है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। और अगर ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी बोला गया तो इसका मतलब क्या है? क्यों बोलेंगे हम इसको पुरातत्व के अवशेष? क्यों हम बोलेंगे इसको पुरातत्व के अवशेष? और अगर हमारे जीनोम में ऐसे कुछ अवशेष हैं जो रेमिनिसेंट है एंटिक्विटी के, तो उनका काम क्या था हमारी बॉडी में? क्या इंसान को पहले पूंछ बनाने के लिए यही सब बैठे हुए थे? इंसान क्या पहले बंदर था या बंदर पहले इंसान था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अगर बंदर इंसान था तो फिर से वो बंदर क्यों हुआ, और अगर बंदर पहले इंसान था तो आज वो बंदर क्यों हुआ। सिंस जब आपको ट्रांसक्रिप्शन की बात अगर मैं बता दूं कि ये ट्रांसक्रिप्शन है और इस ट्रांसक्रिप्शन में स्ट्रक्चरल जीन है और स्ट्रक्चरल जीन के बाद ये टर्मिनेटर है, इसमें मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये कोडिंग रीजन है? कोडिंग रीजन डिसाइड करूंगा तो क्या 5 to 3 प्राइम लिख देने से ये कोडिंग हो जाता है और ऊपर वाले को 3 to 5 दिख रहा है तो उसको आप बोलोगे टेम्पलेट। ऐसे कैसे हम बोल देंगे ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। एनसीईआरटी क्यों कहती है कि अगर आपने फ्लिप कर दिया प्रमोटर एंड टर्मिनेटर को तो अब आपने यहाँ पर ला दिया टर्मिनेटर, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन, ये हो गया प्रमोटर। अभी भी इनकी जो पोलैरिटी है दिस वन इज 5, दिस वन इज 3, दिस वन इज 3, दिस वन इज 5। पोलैरिटी मैंने नहीं चेंज किया, मैंने इन दोनों में प्रमोटर और टर्मिनेटर को बदल दिया। अब क्यों आप इसको टेम्पलेट बोलना शुरू कर दोगे? और अगर ये टेम्पलेट है तो इसको आप कोडिंग क्यों बोलोगे? और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए के किस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होता है ये आपको मुझे बताना है। तभी जाके देखो, अगर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बैठे रहो। एक क्लास में अगर खल्लास नहीं हुआ तो बोलना, और इस वीडियो के एंड में जाके आपको ये लगेगा कि आज तक जो हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पढ़ा था वो तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। हमें तो यही नहीं पता कि डाइसर क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता कि रिस्क प्रोटीन जो होती है वो एक्चुअल में कोई रिस्क लेती भी है या सिर्फ उसका नाम रिस्क है, या उसका फुल फॉर्म भी कुछ होता है। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो के एंड तक बने रहोगे, तभी जाके आपका जो एंड होगा नीट का वो भला होगा। ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन और ये हो गया टर्मिनेटर। अब आप देखो कि जो प्रमोटर का नियरेस्ट 5 प्राइम होता है उसी को तो हम कहते हैं कोडिंग, और जो प्रमोटर का नियरेस्ट 3rd प्राइम होता है उसी को तो हम कहते हैं टेम्पलेट। इस पोलैरिटी में अगर मैंने इस प्रमोटर को ही फ्लिप कर दिया किसके साथ? टर्मिनेटर के साथ। ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन, ये हो गया टर्मिनेटर। अभी भी ये 5 प्राइम है और ये 3rd प्राइम है, ये 3rd प्राइम है, ये 5 प्राइम है। मैं फ्लिप कर देता हूँ
मैंने इधर लगा दिया और इधर लगा दिया। इधर लिख दिया मैंने टर्मिनेटर, इधर लिख दिया मैंने प्रमोटर। अब मेरी डेफिनेशन कहती है कि जो प्रमोटर का नियरेस्ट 5 प्राइम होगा वही कोडिंग है। देखो स्टैंड बदल गया। और जो प्रमोटर का नियरेस्ट 3rd प्राइम होगा वही टेम्पलेट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, मुझे भी समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बता दो कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ बनता है मीनू आरएनए। ये जो हमारा मीनू आरएनए है, टीनू आरएनए, मीनू आरएनए और रीनू आरएनए, 3 तरह के आरएनए बनते हैं। इस आरएनए की पोलैरिटी मैंने यहाँ लिख दिया 5:3। ये जो हमारा मीनू आरएनए है किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? डीएनए के किस स्ट्रैंड के? ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री। और डीएनए के किस स्ट्रैंड के? ये होगा आइडेंटिकल। जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड बिना कुछ किए ही कोडिंग का नाम कहला रहा है, उसने कौन सी कोडिंग सीख रखी है? सारा काम हमारा टेम्पलेट करता है और आरएनए को हम कोडिंग बोलते हैं। मतलब सॉरी, जो बनने वाला आरएनए होता है उसको हम बोलते हैं कि वो हूबहू कोडिंग से मैच कर रहा है। ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब हमें ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक फंडामेंटल्स को अगर नहीं समझा तो हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कैसे समझेंगे? तो बच्चों इस वीडियो के एंड तक बने रहो। ये मैंने लिख दिया 3 to 5। यहाँ पर मैंने 4 सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दिखा दिए, ATCG। ये मैंने लिख दिया 5 to 3 द कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज एंटी पैरेलल। यहाँ पर मैंने लिख दिया TAG और C। अब अगर मैं देखता हूँ कि मैंने आपको दिखा दिया कि देयर इज प्रमोटर एंड देयर इज डेफिनेटली टर्मिनेटर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये टेम्पलेट हो गया जो मेहनत करेगा। और ये क्या हो गया? ये कोडिंग हो गया जो मेहनत नहीं करेगा। जैसे बच्चा, मम्मा ने पैदा किया, नाम पप्पा क्या जुड़ जाता है उसके साथ, सारा काम मम्मा ने किया, लेकिन नाम किसका जुड़ गया? पप्पा का। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको फॉलो करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की जाती है। तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको मैंने नीचे दिखा दिया 3 to 5। इसके जो सीक्वेंसेस हैं वो हो गए हमारे ATC and G। इसको फॉलो करके हमारा बनेगा आरएनए। तो जब आरएनए बनेगा तो बनने वाला आरएनए जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वो 5 to 3 बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू जो एडेनिन है वो यहाँ पे किससे पेयर करेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। थायमीन पेयर करेगा एडेनिन से, साइटोसिन पेयर करेगा ग्वानिन से, और ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन से। तो अगर बच्चों आप समझ चुके हो कि ये एमआरएनए है, अपनी मीनू आरएनए है, और ये कौन है? ये दीनू है। तो दीनू से जब मीनू बनती है तो यहाँ पर क्या आएगा? थायमीन आएगा कि यूरेसिल आएगा? ये आप डिसाइड करो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ यूरेसिल लिख देता हूँ। अब आप देखोगे कि जो बनने वाला आरएनए है वो किसके आइडेंटिकल हो गया? तो वो आइडेंटिकल हो गया इस कोडिंग के। देखो ये हमारा कोडिंग है। कोडिंग में TACG दिख रहा है, GC दिख रहा है, और यहाँ पे UAGC दिख रहा है। फर्क सिर्फ किसका है? तो फर्क यहाँ पर होगा थायमीन की जगह पे एडेनिन आ गया, सॉरी थायमीन की जगह पे यूरेसिल आ गया। इसका मतलब कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका कोडिंग स्ट्रैंड नाम इसलिए है क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसकी कॉपी हो रही है। बनने वाला एमआरएनए किसके? अभी आप बोलो किसके कॉम्प्लीमेंट्री हुआ? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया टेम्पलेट के। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया टेम्पलेट के। और ये किसके आइडेंटिकल हो गया? तो ये आइडेंटिकल हो गया हमारे कोडिंग के। अब टेम्पलेट का एक नाम है, टेम्पलेट का नाम है एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड। और कोडिंग का हमारा नाम है सेंस स्ट्रैंड। तो जो आरएनए बनता है, जो एमआरएनए हमारा बना है, सिंस दिस एमआरएनए इज आइडेंटिकल कॉपी ऑफ कोडिंग, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जो हमारा एमआरएनए बन रहा है 5 to 3, ये हो गया हमारा एमआरएनए। और ये जो एमआरएनए है ये किसके आइडेंटिकल है? दिस इज आइडेंटिकल टू कोडिंग। और ये आइडेंटिकल अगर कोडिंग के है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे कि ये सेंस आरएनए है, क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस कहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, दिस इज प्रमोटर, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, दिस वन इज टर्मिनेटर। तो जब यहाँ पे आप देखोगे 3 to 5,
और यहाँ पे आप देखोगे 5 to 3 और यहाँ पर हो गया ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, बड़े ओकेजनली एंड रेयरली जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो सबसे पहले यहाँ पर बनाएगा सेंस आरएनए 5 to 3 UACG। ये बन गया UACG। रेयरली ये कोडिंग स्ट्रैंड को भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन गया और यहाँ पे आ गया AUGC। ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसको आप बोलोगे कि ये जो mRNA है, ये mRNA जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री किसका है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट का है। और ये आइडेंटिकल किसका है? तो ये आइडेंटिकल होगा कोडिंग का। लेकिन ये भी तो एक mRNA बन गया। अब ये जो mRNA होगा ये किसका हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये हो गया कोडिंग का कॉम्प्लीमेंट्री और ये होगा किसका? आइडेंटिकल। तो ये हो गया टेम्पलेट का आइडेंटिकल। इसका मतलब कि दोनों मियाँ बीवी के जैसे दे आर मेड फॉर ईच अदर। ये दोनों ही आरएनए जो होंगे दे आर मेड फॉर ईच अदर। if they are made for each other, so what they are doing separately, they should combine together। इनको combined हो जाना चाहिए। एंड इफ दे शुड combine together तो यहाँ बनेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड और दूसरा जो बन गया उसको हम बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। और इसको हमने नाम दे दिया सेंस स्ट्रैंड। इसीलिए इसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। इसको हमने नाम क्या दे दिया? एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। तो एक बात तो कंफर्म है बच्चों, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो ओपन योर एनसीईआरटी। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करो और इस टॉपिक पे चले जाओ। किस पे? बायोटेक्नोलॉजी पे। और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट पे चले जाओ और इस एप्लीकेशन पार्ट पे जाके आपको पढ़ना है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हमको अब आगे मूव करना है। ओपन योर एनसीईआरटी अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जीन है उसका रेगुलेशन कई सारे स्टेप्स पे हो सकता है। द सेवरल लेवल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो जीन है, व्हाट इज जीन? दिस इज डीएनए। ये एक डीएनए है। जस्ट फॉर वन स्टेप आप होल्ड करो, वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड डीएनए? एंड आई एम वेटिंग कि आपका आंसर मुझे मिलेगा। उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड डीएनए। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। द एक्चुअल पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म आरएनए इज कॉल्ड एज जीन। डीएनए का वो एक्चुअल पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, क्योंकि डीएनए के सभी हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। एक्चुअल पार्ट ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा उसको जीन बोलेंगे। अब ये जो जीन होता है वो दो तरह का जीन होगा। वन जीन इज कॉल्ड एज नॉन स्ट्रक्चरल जीन। वन जीन इज कॉल्ड एज नॉन स्ट्रक्चरल जीन एंड अदर इज जीन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आपको इसके डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। टू होम वी कॉल स्ट्रक्चरल जीन और किसको हम बोलेंगे नॉन स्ट्रक्चरल जीन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लूँ कि अगर जीन के ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है जो फर्दर पॉलीपेप्टाइड बनाएगा,
तो उस जीन को हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। और अदर आरएनए अगर बनते हैं, अदर देन एमआरएनए, अगर दूसरे आरएनए बनते हैं लाइक राइबोसोमल आरएनए, लाइक टीआरएनए, और अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस हो जाएगा आरएनए आई, इंटरफेरिंग आरएनए, तो ऐसे जीन को हम नॉन स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। सिंस ये हमारा टॉपिक स्ट्रक्चरल जीन और नॉन स्ट्रक्चरल जीन को लेकर एक्सप्लेनेशन का नहीं है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आगे और ज़्यादा इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। नाउ अगेन मैं अपने टॉपिक पे लौट के आता हूँ कि वाई हमने ये टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसका मतलब क्या है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो वो कई अलग अलग लेवल पे होता है। ये टर्म है हमारी एनसीईआरटी का कि जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इट अकर्स एट वेरियस लेवल। आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 99 पे जाके इसको पढ़ लेना है। नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के देता हूँ। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर एट वेरियस लेवल, क्योंकि जो आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्नोलॉजी है ये भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ही है। दिस इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, इट इज ऑल्सो अ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये भी जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन ही है, दैट इज वाई हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया। अब जो कि हमारी एनसीईआरटी कहती है पेज नंबर 99 पे, एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल, प्रोकैरियोट्स में अलग, यूकैरियोट्स में अलग, तो वो आपको टॉपिक पढ़ना है। वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ दिस आरएनए, जिसको हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का नाम दिया हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं मोर डिटेल्ड ऑन द टॉपिक। ये मैंने लिख दिया आरएनए आई टेक्नोलॉजी, आरएनए आई टेक्नोलॉजी। पहले हम ये समझेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, और अगर आरएनए इंटरफेरेंस को समझना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आपको आइडिया होना चाहिए कि जो सेकेंडरी हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, सेकेंडरी हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, वो क्या होता है, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू दिस। इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि देयर इज वन एंजाइम और यू कैन से प्रोटीन कॉल्ड एज डाइसर, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक और एंजाइम या प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलेंगे आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इस वीडियो के एंड तक बने रहो तो आपको पता चल जाएगा कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में सेकेंडरी हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर क्या है एंड डाइसर प्रोटीन का काम क्या होता है। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर डैम श्योर हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, वो ये है कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस तरह से टारगेट एमआरएनए को पहले तो आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे जाके उसको साइलेंट करे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि पहला जो आपके मन में क्वेश्चन आता है या फिर क्लैरिटी आपके मन में होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन ट्रांसक्रिप्शन इज देयर। ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं कि इफ़ अ जीन अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, सिंस आपने अपनी एनसीईआरटी ओपन किया हुआ है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो देयर विल बी सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको नाम देते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट विद द प्रमोटर, और एंड में जाके इसके होता है टर्मिनेटर, और इसके बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। अगर इसकी पोलैरिटी की बात करें तो इट इज़ द प्रमोटर हु डिफाइन कि कौन कोडिंग स्ट्रैंड होगा और कौन
टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। बस आपके समझने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि प्रमोटर रीजन की जो क्लोजेस्ट 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए होता है, उसी को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस वन इज कॉल्ड एज कोडिंग, को हम नाम दे देंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड, and this one is called as non-coding या template strand, and this template is also called as anti-sense strand. मोस्टली यूजली होता क्या है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो बनने वाला आरएनए होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के, एंड आइडेंटिकल होता है कोडिंग स्ट्रैंड के। इसीलिए इसकी भी पोलैरिटी कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के बराबर होती है 5:3। इट्स अ वेरी रेयर कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दोनों ही स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, और जब दोनों स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो यहाँ पे बनने वाला आरएनए जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में सेंस प्लस नॉन सेंस या एंटी सेंस दोनों होंगे। तो यहाँ पर सेंस स्ट्रैंड भी कॉपी करके आ चुका है, और यहाँ पर एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कॉपी करके आ चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हमारी जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर बेस्ड है। आरएनए इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन दिस। अगेन 2 मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन की व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड हाउ यू विल डिफाइन प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। क्या होता है मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, क्या होता है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होगा, तो उसके अंदर सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन के अंदर जाओगे तो उसके अंदर एक्सॉन क्या होता है, इंट्रॉन क्या होता है, और एक्सॉन के अंदर जाओगे तो उसके अंदर कोडॉन क्या होता है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप वीडियो को पॉज करो, 1 सेकंड के लिए सोचो कि मैंने आपके सामने सबसे पहला वर्ड रखा कि डीएनए क्या है। डीएनए के बाद मैंने बोला कि जीन को सोचना है। जीन के बाद आपको सोचना है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के बाद आपको सोचना है कि व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन के बाद आपको सोचना है कि व्हाट इज एक्सॉन एज वेल एज इंट्रॉन, और इसके बाद सोचना है कि व्हाट इज कोडॉन, और कोडॉन के बाद क्या सोचना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ व्हाट यू विल थिंक आफ्टर कोडॉन। मैं अपने इस टेक्नोलॉजी पे आता हूँ। अब हम मूव करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 180 पे। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशंस। एंड जैसे ही हम यहाँ पर मूव करेंगे, तो हमने मूव किया एनसीईआरटी का पेज नंबर 180। एनसीईआरटी पेज 180। यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी होता है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। अगर आपके पास ये एनसीईआरटी ओपन है, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि किस लाइन में लिखा हुआ है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्नोलॉजी है, दिस इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। इट टेक्स प्लेस it takes place in all eukaryotes as a cellular defense। मतलब हमारी भी बॉडी में ये डिजीज से लड़ने के लिए हमेशा काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, मैंने आपको पहले बता दिया। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसमें क्या होगा कि इट इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। एक स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस किया जाएगा बाय अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसी को हम नाम देते हैं एंटीसेंस आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस। इसके थ्रू इसको साइलेंस किया जाता है।
ये क्या करता है कि जो टारगेट एमआरएनए होता है, उसके ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट कर देता है और उससे बनने वाला जो प्रोटीन है, वो फिर बन नहीं पाएगा। दैट इज़ व्हाई हम इसको भी नाम देते हैं कि ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आए। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये करता क्या है? तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि सबसे पहले तो ये ऐसा आरएनए है जो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा। दिस इज़ द आरएनए जो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है, ये नॉन स्ट्रक्चरल जीन से बना हुआ आरएनए। दिस इज इंटरफेरेंस आरएनए एंड इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। इट डज नॉट कोड्स फॉर एनी प्रोटीन, क्योंकि ये आया है नॉन स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन। प्राइमरली इसका काम होता है ट्रांसलेशन को मॉड्यूलेट करना, एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोक देना, एंड इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन बाय दिस आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस करता है, ये क्या करता है? ये करता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ जीन और उस जीन का एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये पाया जाता है सभी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एज वेल एज ह्यूमंस में। अब इसकी वजह से यहाँ पर आया था नोबेल प्राइज। अब अगर मैं इसके डिस्कवरी की बात करूँ, तो इसकी जो डिस्कवरी होगी, इट इज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है और यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम आता है। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम था एंड्रयू फायर एंड क्रेग मैलो। तो ये हो गए एंड्रयू फायर एज वेल एज ये हो गए क्रेग मैलो। एंड्रयू फायर और क्रेग मैलो ने इसको 1998 में डिस्कवर किया था और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो अब आपको फिर से वीडियो पॉज़ करना है और बताना है मुझे कि व्हेन दे गॉट नोबेल प्राइज़, जैसा कि मैंने आपको शुरू में हिंट दिया था। आफ्टर डिस्कवरी विदिन 8 इयर्स दे गॉट नोबेल प्राइज़, तो आपको बताना है व्हेन दे गॉट नोबेल प्राइज़ इन द कमेंट बॉक्स। अब एग्ज़ैक्टली यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको समझा दूँ, फिर हम इस पे आते हैं, इस टेक्नोलॉजी पे आते हैं कि सपोज़ दैट कि देयर इज़ द जीन एंड दैट जीन इज़ कॉल्ड एज आरएनए-आई जीन। यहाँ पर एक जीन है, इसको हम बोलेंगे आरएनए-आई। अब ये जीन क्या करेगा कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस जीन, तो यहाँ पर बनेगा हमारा ये आरएनए। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेयरपिन लूप एंड दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको हमें नाम देना है कि दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हेयरपिन लूप। ये हो गया सेकेंडरी हेयरपिन लूप और इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी आरएनए इंटरफेरेंस। तो इसको हमने, ये नॉन फंक्शनल होगा एंड दिस वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी आरएनए इंटरफेरेंस। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसमें सेंस और नॉन सेंस दोनों स्ट्रैंड है। इसके बाद विद इन द न्यूक्लियस, जहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, इसकी ट्रिमिंग होती है और इसकी ट्रिमिंग के लिए अब यहाँ पे एक प्रोटीन की ज़रूरत होगी एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज डाइसर प्रोटीन। यहाँ पे आ गया डाइसर प्रोटीन। उसने इसको ट्रिम करके करना क्या है कि उसने इसको ट्रिम करके अलग कर देना है। एक यहाँ पे जो आरएनए होंगे वो अलग हो जाएंगे, लाइक दिस। ये अलग हो गया एंड 1 2 दिस 1 2। तो ट्रिमिंग के बाद डाइसर ने इसको अलग कर दिया और अलग होने के बाद अब इसको हम नाम देते हैं प्री। दिस इज अगेन अभी भी ये
सेकेंडरी हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर, और अब इसको हम नाम देते हैं प्री आरएनए इंटरफेरेंस। अभी भी ये नॉन फंक्शनल है और इसको हमने नाम दे दिया प्री आरएनए इंटरफेरेंस। ये सारा प्रोसेस जो चल रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर चल रहा है। अब यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में ले आएंगे। नाउ देयर विल बी अ ट्रांसपोर्ट इनटू साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हो गया ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट करके ये आ गया इनसाइड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि साइटोप्लाज्म में इसको ट्रांसपोर्ट करके क्यों लाया गया है, कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और कहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है अबाउट दिस बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप मुझे बिल्कुल ईजिली आंसर कर सकते हो कि ट्रांसपोर्ट करके इस आरएनए को क्यों लाया गया है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद अगेन डाइसर प्रोटीन इसकी ट्रिमिंग करेगी, तो ये हमारा जो आरएनए है नाउ, यहाँ पे एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नाम है डाइसर प्रोटीन। उसने अगेन इसकी ट्रिमिंग करना है, जैसे डाइसर, एंड डाइसर ने इसकी क्या करना है, इसकी ट्रिमिंग कर दी, तो और छोटा कट करके कर देना। जब डाइसर इसकी ट्रिमिंग करेगी तो ये अब जाके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए। ये अब कन्वर्ट हो गया सिंगल स्ट्रैंड में। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था वो जाके अब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका है। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद अब इसको ज्वाइन करेगी एक प्रोटीन जिसका नाम है आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। देयर इज द प्रोटीन कॉल्ड एज आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन इसको ज्वाइन करेगी और जैसे ही इस प्रोटीन ने ज्वाइन किया तो क्या होगा, कुड यू गेस कि अब इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जब ये प्रोटीन इसको ज्वाइन करेगी तो अलग अलग दो आरएनए होगा, इसमें से एक आरएनए इसको ज्वाइन कर लिया इस प्रोटीन ने, ये रिस्क प्रोटीन ने इसको ज्वाइन कर लिया और इसको भी रिस्क प्रोटीन ने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर होगा हमारा टारगेट एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज टारगेट एमआरएनए, जिसकी साइलेंसिंग, दिस इज टारगेट एमआरएनए। देन बड़ी इजीली ये इसमें से एक जो टारगेट एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके साथ जाकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा, और जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस के पेयरिंग होगी तो यहीं पर अभी भी प्रेजेंट होगी हमारी रिस्क प्रोटीन। नाउ दिस इज द रिस्क प्रोटीन। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 एज वेल एज ऑप्शन नंबर 2। या तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिवेंशन, इट विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ दिस टारगेट एमआरएनए, या तो इस टारगेट एमआरएनए का ट्रांसलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं तो इट विल डिस्ट्रॉय दिस टारगेट एमआरएनए, और इस टारगेट एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। या तो डिस्ट्रक्शन होगा और नहीं तो फिर उसका ट्रांसलेशन जो है वो प्रिवेंट कर दिया जाएगा। तो दिस इज वे, मैंने आपको ये बता दिया कि एग्जैक्टली आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी करती क्या है। अब इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को जब हम अपने पर्पज़ के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए फिर से हम आते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 180 पे। हमने एक बेसिक मैकेनिज्म समझा, अब इसका एप्लीकेशन समझेंगे, और इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 180। एनसीईआरटी पेज 180 पे एग्जैक्टली होगा क्या यहाँ पे, जब हम देखेंगे कि एक नेमाटोड है और उस नेमाटोड का नाम आपको बताना है। अगेन मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद जाओ आप और मुझे बता दो कि वहाँ पर किस नेमाटोड का नाम दिया हो। अब एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है कि सेवरल नेमाटोड पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो नेमाटोड्स होते हैं देयर आर
नेमाटोड्स मतलब कि नेमाटोडा या एस्केलमेंथेस से बिलोंग करने वाले मेंबर्स, फाइलम नेमाटोडा या एस्केलमेंथेस। दे नॉट ओनली द पैरासिटाइज टू प्लांट्स एनिमल्स बट ऑल्सो ह्यूमंस। तो ये पैरासिटाइज करेंगे, दे पैरासिटाइज नॉट ओनली प्लांट्स बट ऑल्सो ह्यूमंस, और दूसरे एनिमल्स को भी ये पैरासिटाइज करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो है टबैको प्लांट। में हम इस टेक्नोलॉजी का यूज समझेंगे कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, फिर से मैं वीडियो को 20 सेकेंड्स के लिए पॉज करता हूँ कि इफ़ यू आर रियल और नीट एस्पेरेंट की सिंसियरली सीरियसली आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा रैशनल होना चाहिए। आप खुद से सोचो कि टॉपिक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि दिस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी वर्क्स इन ईच एंड एवरी यूकैरियोटिक सेल एज अ सेलुलर डिफेंस। तो जिस टबैको प्लांट के अंदर हम इसको यूज करने जा रहे हैं, क्या उस प्लांट के अंदर खुद से ये काम नहीं करता है कि हमको बाहर से यूज करना पड़ा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वीडियो के एंड में जाके मैं इसका आंसर आपको दूंगा, तब तक आपको खुद से सोचना है एंड पॉज करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है कि यस सर, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ गया था। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नीट को लेकर पढ़ा रहा हूँ, तो आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मुझे बताना है कि किस तरह से ये होगा। फिलहाल हम टॉपिक में आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि ये सभी में होगा। अब एक नेमाटोड यहाँ पे है जिसका मैंने नाम पूछा था, एंड दिस नेमाटोड इज कॉल्ड एज मिलाडीगाइन इनकॉग्निसिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मिलाडीगाइन इनकॉग्निसिया। ये एक प्लांट पैथोजन है एंड दिस इज अ पैथोजन टू टबैको रूट। ये एक पैथोजन है टबैको प्लांट का, और टबैको प्लांट के रूट के ऊपर ये डिजीज कॉज कर, इट कॉजेज डिजीज टू द टबैको प्लांट। एग्जैक्टली होगा क्या कि अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो डिजीज होती है उसमें लार्ज गॉल्स या नॉट्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो जो डिजीज होगी उसमें होता क्या है कि हाई लेवल ऑफ स्वेलिंग्स को हम कहते हैं लार्ज गॉल, या फिर नॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, रूट में इन्फेक्शन की वजह से। एंड दैट इज वाई इस नेमाटोड को हम रूट नॉट नेमाटोड कहते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसके वजह से ग्रेट रिडक्शन होता है यील्ड ऑफ द टबैको प्लांट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है बिकॉज ये जो टबैको प्लांट होता है वो एक कैश क्रॉप है। अब इससे फार्मर्स की, जो भी फार्मर्स इसका कल्टीवेशन करते हैं, उनकी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती है, और उसको लॉस होने की वजह से फार्मर्स को लॉस होता है। तो नाउ देयर इज़ द नोबेल टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे समझेंगे कि दिस इज़ द नोबेल टेक्नोलॉजी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस नोबेल टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉकडाउन टेक्नोलॉजी। इसको हम नॉकडाउन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या होती है ये? एक नोबल स्ट्रेटजी है दैट इज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट, इस इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। तो दिस टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन। एंड स्टूडेंट्स, अगेन आपको यहाँ पर रुकना है, पॉज करना है, सोचना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेस्टेशन एंड इन्फेक्शन। एंड इफ यू गेट आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। इस इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करने जा रहे हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। दैट इज ये आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है। आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है ऑलरेडी, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस।
So this method involves silencing of a specific mRNA due to the complementary double stranded RNA, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि what is this method. Again, let me give you the brief कि ये है क्या, what is this technology, what is this technology. ये टेक्नोलॉजी है क्या? सो दिस मेथड इंक्लूड्स, ये मेथड किस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है? तो इसमें क्या होता है कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे हो जाएगा साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए दैट इज कॉल्ड एज टारगेट एमआरएनए, एंड इसका जो साइलेंसिंग होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज बिकॉज ऑफ complementary double stranded RNA, and this double stranded RNA is called as RNA interference. इसी को हमने नाम दे दिया है RNA interference. That not only binds to the target RNA but also prevent या उसके डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होगा, दिस नॉट ओनली विल बाइंड टू द टारगेट mRNA but also prevent the translation of target mRNA, and that is called as silencing. एनसीईआरटी कहती है किसी को हम साइलेंसिंग कहते हैं. तो अब ये करेगा क्या? यहाँ पे इसको करना ये है कि इट बाइंड्स टू टारगेट mRNA, इट बाइंड्स टू टारगेट mRNA and prevents translation, and that is called as, इसी को बोला जाता है साइलेंसिंग. दैट इज कॉल्ड एज साइलेंसिंग. इसने बाइंड किया टारगेट एमआरएनए को और उसके ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर दिया, इसी को हम बोलेंगे साइलेंसिंग ऑफ टारगेट आरएनए. नेक्स्ट वन की सोर्स ऑफ दिस. अब इसका सोर्स क्या होता है? व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ दिस आरएनए आई? तो व्हाट इज सोर्स ऑफ आरएनए आई? इस आरएनए इंटरफेरेंस का सोर्स क्या है? हमारी एनसीईआरटी खुद से बता रही है कि इसके दो सोर्स है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हो. अगर सोर्स की बात करें तो या तो वायरसेस से जिनका आरएनए जीनोम होता है वहां से, इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, इन्फेक्शन बाय वायरसेस विथ आरएनए जीनोम, या तो इन वायरसेस को हम यूज करते हैं जिनमें ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन हमें मिल जाता है, या फिर हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स. दीज आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, और ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपोजॉन. ये हो गए ट्रांसपोजॉन्स. ट्रांसपोजॉन्स को हम कहते हैं जंपिंग जीन्स. ट्रांसपोजॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स. So these are the transposons, and they are called as jumping genes. तो source of this RNA interference, किसी दो तरीके से हम आरएनए इंटरफेरेंस को यूज कर सकते हैं. या तो हम इन्फेक्शन कॉज कराएं उन वायरसेस का जो आरएनए जीनोम वाले वायरसेस हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे यूज करें ट्रांसपोजॉन्स को. दीज आर द जंपिंग जीन. अब मैं आपको यहाँ पे 30 सेकेंड्स देता हूँ कि सोचो और ये मुझे बताओ कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम अपने मेथोडोलॉजी में यूज एंटर करेंगे. जस्ट आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. या स्टूडेंट्स, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. नाउ वी हैव टू यूज एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर
और ये जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन होता है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना होगा होस्ट प्लांट के बॉडी में, तो ये हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे जाके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। वी हैव टू, व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी? सबसे पहले वी हैव टू आइसोलेट नेमेटोड स्पेसिफिक जीन फॉर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। हमें ये जीन को आइसोलेट करना। अब क्या सोर्स हो सकता है, और इसके बाद वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस जीन, वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस जीन इनटू होस्ट प्लांट। और जैसे ही हम इस जीन को होस्ट प्लांट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट प्लांट विल बिकम ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं, दैट विल बिकम ट्रांसजेनिक प्लांट। के लिए हमारे क्या प्रोसीजर होंगे कि मैं आपके सामने एक वायरस ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस वायरस इज देयर विद द आरएनए जीनोम। ये वायरस जो होगा वो आरएनए जीनोम के साथ में है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी कहती है कि सोर्स ऑफ दिस जीन कुड बी द वायरसेस, इन्फेक्शन विद द वायरसेस विद आरएनए जीनोम। तो इस वायरस का हम डायरेक्ट इन्फेक्शन करा सकते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। ये मैंने दिखा दिया कि इसका जो जीनोम होगा वो आरएनए होगा। या फिर दूसरा कि हमने एक दूसरा सोर्स यूज कर लिया, एंड दैट सोर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स को हम जंपिंग जीन्स कहते हैं, एंड दे रेप्लिकेट वाया आरएनए। ये आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं, दे रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो आरएनए इंटरमीडिएट्स के थ्रू ये रेप्लिकेट करते हैं। तो आपके पास दोनों सोर्स है। या तो आप इस वायरस का इन्फेक्शन कॉज करा सकते हो डायरेक्टली टू द होस्ट प्लांट, ये हो गया, और नहीं तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ट्रांसपोजॉन्स। अब आपको यहाँ पर एक इंटरमीडिएट की ज़रूरत होगी, एक वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो वेक्टर के नाम पे एक बैक्टीरिया हम यहाँ पे लेने वाले हैं। दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एग्रोबैक्टीरियम। दिस बैक्टीरियम इज यूज्ड एज अ वेक्टर। इस एग्रोबैक्टीरियम के पास एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो हम उसको फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड। अगेन यू हैव टू गिव मी योर कमेंट कि टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या है। हमने यहाँ से क्या किया कि हमने इधर ट्रांसपोजॉन्स यूज कर लिया फॉर दिस जीन, या वायरस को यूज कर लिया फॉर दिस जीन, और हमने अपने टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमने टीआई जीन को मॉडिफाई कर दिया विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस फॉरेन जीन। और अब हमारा जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर हमने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बैक्टीरिया का अपना जीनोम है, और उसके अंदर ये टीआई प्लाज्मिड है, और टीआई प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाई कर दिया है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज आरडीएनए। ये मॉडिफाइड जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। टीआई जीन को हटा के हमने वहाँ पर स्पेसिफिक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, जो हमने या तो वायरस से निकाला था नहीं तो ट्रांसपोजॉन से निकाला था, उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और अब हमारा जो प्लाज्मिड है वो मॉडिफाई हो चुका है। नाउ दिस बैक्टीरिया कुड बी यूज टू गेट इन्फेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब में टिश्यू कल्चर तैयार करते हैं। ये प्लांट सेल हो गई, दिस इज प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल के अंदर हम इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कॉज करेंगे। नाउ हमने क्या किया कि इस बैक्टीरिया का यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करा दिया, और इस इन्फेक्शन से हमने क्या कर दिया कि टारगेट जीन का ट्रांसफ़र हो गया। नाउ यहाँ पर टारगेट जीन को हमने कर दिया ट्रांसफ़र, एंड इसके बाद हम, सिंस ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, तो हमने इस प्लांट को टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रो किया, और अब हमारे सामने एक ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएट हो जाता है। दिस इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, एंड दिस प्लांट इज देयर विद द फॉरेन जीन। ये जो प्लांट आपके सामने है, ये अब फॉरेन जीन के साथ है, एंड दिस प्लांट
is called as transgenic plant. Transgenic plant. और अब इस प्लांट को हम प्रोपागेट करके जितने भी न्यू प्लांट्स बनाएंगे सब में ये जीन फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस होगा प्लांट की। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि वेयर डज दैट जीन प्रेजेंट, इस पूरे प्लांट के बॉडी में वो जीन प्रेजेंट कहाँ पर है। अगेन आपके लिए क्वेश्चन है, आप परेशान हो जाओगे, इतने क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और यही प्रॉब्लम है कि इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ पर ये जीन प्रेजेंट होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे अब मैं बताता हूँ कि होगा क्या। सपोज दैट कि दिस प्लांट इज ग्रोइंग। अब ये प्लांट एडल्ट स्टेज में आ चुका है और ये फार्मर्स ने अपने फील्ड में इसका कल्टीवेशन किया हुआ है एंड दिस प्लांट इज ग्रोइंग। ये हो गया हमारा टबैको प्लांट। अब अगर यहाँ पे वो नेमाटोड आता है, ये आ गया हमारा पैथोजन। दिस इज अ पैथोजन एंड दैट पैथोजन इज द नेमाटोड। आपको इसका नाम याद होगा, याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जब ये पैथोजन यहाँ पर आता है तो वो रूट में इन्फेक्शन कॉज करेगा और जैसे ही वो रूट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जाएगा, हमारा प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। This is nematode specific gene that has already been incorporated into each and every cell of this plant. इसने यहाँ पर कर लिया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको पता है कि बनेगा यहाँ पर जो आरएनए, उसको हम बोलेंगे, सबसे पहले इसको हम बोलेंगे प्राइमरी आरएनए। प्राइमरी के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्री में आफ्टर ट्रिमिंग, तो ये कन्वर्ट हो गया प्री में, इसको हम बोलेंगे आरएनए आई। इसको भी हमने बोल दिया आरएनए आई। अब ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करके जाएगा और यहाँ पे डाइसर प्रोटीन होगी और डाइसर प्रोटीन इसको इसकी और ज़्यादा ट्रिमिंग करेगी। उसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर प्रोटीन आ जाएगी रिस्क, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहीं पर ये जब निमेटोड का यहाँ पे स्पेसिफिक, ये हो गया हमारा निमेटोड और ये हो गया निमेटोड का स्पेसिफिक एमआरएनए, जिसके ट्रांसलेशन से निमेटोड के बॉडी में प्रोटीन बनना है और हमारी जो यहाँ से रिस्क होगी वो जाएगी और जाके हमारा जो एंटीसेंस आरएनए होगा वो इसको यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेगा और ज्वाइन करने के बाद दो ऑप्शंस होंगे, या तो यहाँ पर इस टारगेट आरएनए का होगा डिस्ट्रक्शन, या तो होगा इसका डिस्ट्रक्शन और नहीं तो हो जाएगी इसकी साइलेंसिंग टू स्टॉप दिस ट्रांसलेशन। इसके बाद क्या हुआ कि हमने इसको साइलेंट कर दिया। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके रिजल्ट की वजह से द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। यहाँ पर जो पैरासाइट होगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता इन ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट बॉडी, और जो स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए है उसने इसके स्पेसिफिक एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोक दिया एंड दैट ट्रांसजेनिक प्लांट देयर गॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ या इन्फेस्टेशन ऑफ दिस पैरासाइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया एक छोटी सी टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में हमने ये जाना कि किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। एंड आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई, द क्वेश्चन वाज व्हाई आरएनए इंटरफेरेंस ऑफ प्लांट itself does not prevent this infection। इस इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाता, मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था। आंसर इज दैट कि हम सभी यूकैरियोट्स की बॉडी में ये जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, आरएनए इंटरफेरिंग आरएनए बनता है और हमें डिजीजेज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। लेकिन इस प्लांट के अंदर ऐसा कोई आरएनए इंटरफेरेंस नहीं बन रहा है जो उस पर्टिकुलर नेमाटोड के अगेंस्ट काम कर सके।
दैट इज वाई वी हैव टू क्रिएट दिस टेक्नोलॉजी। दूसरा मैंने बोला था कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू 3 ट्रिक्स फॉर द नीट। मैं यहाँ पर नीट के लिए 3 ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ और ये ट्रिक्स क्या होंगे, ध्यान से सुनना है बच्चों कि यहाँ पर ये ट्रिक्स हम क्या फॉलो करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। नंबर 1, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, किस तरीके से एनसीईआरटी को रीड करना है। मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी रीड करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ये हो गया 1, 2, 3, 4। सपोज दैट कि आप फर्स्ट डे मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो ये हो गया आपका फर्स्ट डे। यहाँ पर आपको 1 पेज ऑफ एनसीईआरटी रीड करना है, सिर्फ एक दिन में 1 पेज रीड। ये हो गया आपका सेकेंड डे। दिस इज योर सेकेंड डे। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि फर्स्ट पेज को रिवाइज करना है। ये हो गया फर्स्ट पेज को रिवाइज एंड आपको सेकेंड पेज पढ़ना है। सेकेंड डे है तो सेकेंड पेज पढ़ना है। उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड डे और थर्ड डे को आना है, आपको पहले फर्स्ट पेज पढ़ना है, फिर आपको सेकेंड पेज का रिवीजन करना है, अब जाके आपको थर्ड पेज एज ए न्यू पढ़ना है। तो ईच एंड एवरी डे आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। रिपीट दैट प्रोसेस टिल चैप्टर एंड, टिल चैप्टर एंड। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, इस प्रोसेस को रिपीट करना है। एंड नाउ यू कैन अप्लाई परमिटेशन कॉम्बिनेशन कि एक पर्टिकुलर पेज ऑफ एनसीईआरटी आप कितनी बार पढ़ लेते हो। ट्रिक नंबर 2, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। वेन एवर यू आर रीडिंग, आपको वहाँ पे कलेक्ट करना है इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी और सेपरेटली उसको लिखना है। दूसरा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी लिखनी है। आपको ये जो इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है वो क्या है कि वो लाइन ऑफ एनसीईआरटी जो एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आती है या फिर वो आपको याद नहीं रहती है, तो वो आपके पास लिखा होना चाहिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? जब आप एग्जामिनेशन आपके क्लोज में आ जाता है और आप किसी न किसी जगह पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो और जब आप मल्टीपल्स ऑफ टेस्ट देते हो पूरे कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, तो आपके मॉक टेस्ट के टाइम पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे एनसीईआरटी को आप रिवाइज करोगे। तो उस टाइम पे वही इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जो आपने लिखा था, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी या फिर जो आपके लिए बड़ा मुश्किल था, तो याद नहीं हो रही थी, तो वो लाइंस को आप बार बार पढ़ते हो और बार बार पढ़ने के बाद जाते हो, तो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है, सिलेबस है, इजिली रिवाइज हो जाता है। ट्रिक नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं 3 ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक नंबर 3, मेक योर स्टडी बैलेंस्ड। आपकी जो स्टडी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। लाइक कभी भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स के साथ जूलॉजी पढ़ोगे, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। दिस इज नॉट करेक्ट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करेक्ट नहीं है। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके साथ बॉटनी पढ़ोगे, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है और बॉटनी के साथ जूलॉजी नहीं पढ़ना। जब कभी भी आपके सेल्फ स्टडी हो रही होगी तो आप बॉटनी एंड जूलॉजी एक साथ नहीं पढ़ोगे। दिस इज फॉर योर सेल्फ स्टडी जो आप अपने घर पे पढ़ते हो। दीज आर द 3 टिक्स। अगर बच्चों आपको ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक आपको इसमें कोई भी लाइन में समझाने के लिए काबिल रहा हूँ और मैंने आपको बताया है, तो जस्ट ट्राई टू मेक easily understand about your topic, and in next class we are going to meet. Till then, please share, subscribe and like my channel.